हाई स्कूल की बहनों के लिए नमस्कार। जो बहनें होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान से पेपर दे रही है उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार वीडियो होने जा रही है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके जो है इस वीडियो को देखने से आपके 95 प्लस जो है मार्क्स आएंगे। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। क्लास 10th गृह विज्ञान होम साइंस अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 में जो आएंगे लाजमी आएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है, पहला तो है गृह प्रबंध, फिर है स्वास्थ्य रक्षा, नंबर 3 है वस्त्र और सूत विज्ञान, नंबर 4 है भोजन तथा पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्चा। इसमें देखते हैं हम। देखिए, गृह प्रबंध में जो क्वेश्चन आने वाले उस पर जिस आधार पर आएगा वो देखते हैं। नंबर 1 शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। नंबर 2 आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। यह है नंबर 3 पे गृह गणित। साधारण से सवाल आते हैं, इसमें बहुत इजी आते हैं। नंबर 2 स्वास्थ्य रक्षा, तो इसमें जल स्रोत और उपयोग। नंबर 5 है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। फिर है नंबर 6 में पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव। अपशिष्ट माने कूड़ा कचरा, उसका प्रबंधन कैसे जाए, इससे आधारित प्रश्न आते हैं। फिर सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय। फिर अगला टॉपिक जो है वस्त्र और सूत विज्ञान। इसमें जो है 8वां क्वेश्चन है सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला। और जो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है भोजन तथा पोषण विज्ञान। इस पे है भोजन पकाना एवं परोसना तथा तत्वों की सुरक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है विभिन्न रोगों में रोगी का भोजन। अब अगला टॉपिक आया लास्ट है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्चा, हड्डियों की टूट और मौज। फिर है नेक्स्ट है 12वां है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। फिर है 13वां है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। 14 है रोगों का स्पंज कराना, कैसे स्पंज कराया जाता है। फिर है नाड़ी श्वास गति और ताप चार्ट बनाना। अब चलते हैं पेपर की ओर। पेपर किस प्रकार का आता है और किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरे पेपर की और पूरे उत्तर की जानकारी हो सके। देखिए बहनों, इसमें आपको जो है समय है 3 घंटे 15 मिनट जो है पेपर पढ़ने के, उसके बाद करना है। 70 अंक आता है ये। देखिए, इसमें सवाल निर्देश पड़ेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 2 है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 4 प्रकार के प्रश्न है इसके अंदर। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के पहले दिए गए हैं। फिर निर्देश है प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए भाई, आते हैं बहुविकल्प प्रश्नों की ओर। पहला है क बचत का मुख्य प्रयोजन है। 4 इसके उत्तर दिए गए, उनमें से एक उत्तर सही है, उसको छांटना है हमने। मनोरंजन के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत का मुख्य प्रयोजन जो है हमारा ये है भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए, ये उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं ख कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। देखिए, विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण। तो पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। फिर अगला देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 82 बार, 92 बार, 102 बार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो गाजर, पपीता और आम में मिलता है, क्या मिलता है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, लौह तत्व। तो गाजर, पपीता और आम में मिलता है विटामिन ए। देखिए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो खट्टे फलों में हमारे जो विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, कैसे? सुखा करके, चाशनी में रख करके, तेल व नमक द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है इन सभी से, यानी कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं। फिर देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण है कौन सा? लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न, सायरन, ये सभी। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है ये सभी है, लाउड स्पीकर भी है, वाहनों के हॉर्न भी है और सायरन भी। उत्तर में जाओ ये सभी। फिर है भार मापने की इकाई है। तो 4 विकल्प दिए हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा, जब भार मापने की इकाई है ग्राम, किलोग्राम। देखिए, तीसरे प्रश्न से पहले निर्देश दिए गए हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 3 एवं 4 अति लघु
उत्तरीय है। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है। तो ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से जो है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है वो 25 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। देखिए नंबर 3 क्या है, बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम बताना है। कुंभ के मेले में जल संवाहित कौन से रोग के लिए टीका लगाया जाता है। 2-2 नंबर के हैं, 10 हैं, 20 नंबर के हो जाएंगे। फिर है गए 4 तरल आहारों के नाम लिखिए, बताइए। फिर गया है खाद्य सामग्रियों क्यों पकाया जाता है। फिर यह है कृत्रिम श्वसन और प्राकृतिक श्वसन में क्या अंतर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। फिर देखिए ख सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण बताइए। गए धन जमा करने की 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों के कपड़ों को अधिक कपड़ा दबाकर क्यों सिला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरीय है। इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। देखिए 5 का क्या है, पौष्टिक भोजन से क्या तात्पर्य है, भोजन पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। फिर या तो ये 9% या प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा। फिर ख देखते हैं मौज के सामान्य उपचार क्या है, या मिल्टन चाक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए। नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक बजट बनाने के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन कीजिए। या पेचिश एवं अतिसार में क्या अंतर है। ख जल के माध्यम से भोजन पकाने की 2 विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है। नंबर 7 है क लू लगने के कारण और उपचार लिखिए। या गैस स्टोव पर खाना पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ख श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, नामांकित माने उसका चित्र बनाओ और नाम भी लिखना है, बनाइए। वह श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। या अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम बताइए और शुद्ध व अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय है। प्रश्न संख्या 8 व 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है, यानी 2 विकल्पों में से एक का लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं देना के अंतर्गत लिखने हैं। नंबर 8 है रोगी को गर्म व ठंडी सेंक देने की विधियों का वर्णन कीजिए। या ग्रह में मित्रवता के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर देखिए नंबर 9 क्वेश्चन, भोजन पकाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। इसकी कौन सी विधि उत्तम है और क्यों। या ये तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है। अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस विधि द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा, सविस्तार समझाइए। फिर देखते हैं नंबर 10, रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती है। रोग प्रतिरक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके उत्तर बताए जाएंगे। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनके उत्तर बताए जाएंगे। और फिर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए बहनों, ये बहुविकल्प प्रश्न है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके उत्तर भी साथ साथ लिख दिए हैं। देखो विकल्प ना लिख करके मैंने सीधा उत्तर लिख दिया है। वहाँ 4 विकल्प आएंगे और उसमें से एक उत्तर आप जो है सही है उसे टिक कर देंगे, तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है, मतलब बजट में जो जो मुद्दे मदें होती है उनमें से कौन सी नहीं है। तो फैशन दुकान ये उसकी बजट की मुख्य मद नहीं है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है हमने। तो बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान। तो इनमें से तीनों विकल्प सही है, तो जो चौथा विकल्प है ये सभी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। तो जो विकल्प में हमारा क्या आएगा, बचत का बजट जो है सबसे अच्छा पारिवारिक बजट माना जाता है, जिसमें बचत भी कुछ ना कुछ हो। चलिए देखिए नंबर 3 पर बढ़ते हैं। संचय का जमा खाता किसके लिए है। तो उत्तर हमारा क्या आएगा, स्कूली बच्चों के लिए। विकल्प आएगा, इस विकल्पों में सही कर देंगे। फिर है नंबर 4, किसान विकास पत्र योजना है। तो कहाँ की योजना है, डाक खाने की। नंबर 5 है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं।
तो कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। फिर प्रश्न 6 है 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 2 में सीधा 2000 होगी, जब 1 किलो में 1000, 2000, 2 में 2000। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 रुपये है, तो 1 अनार का मूल्य होगा, तो उसे हम गुणा भाग करके निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 4 रुपये आ जाएगा, तो सीधा 4 रुपये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? तो हैजा हो जाता है। अशुद्ध जल पीते हैं तो हमें हैजा हो जाएगा, उल्टे होने लगेगी। प्रश्न नंबर 10, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जो है विब्रियो, ये कॉलेरी इसका नाम है। प्रश्न नंबर 11 है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो इसमें जो है जल प्रदूषण, कोयला, गैस, कंडी, तो इसमें गैस वाला आ जाएगा ये। नंबर 12, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए प्रश्न नंबर 14, संक्रामक रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा। ये 3 विकल्प ये है, और इसमें चौथा विकल्प ये सभी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो सब जानते हैं मलेरिया वाला, मलेरिया। तो प्रश्न नंबर 17, ATS अथवा टैटवैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस। प्रश्न नंबर 18, सिलाई किट किस बचत होती है? क्या काहे की बचत होती है? समय की, धन की एवं कपड़े की। तीनों को ये हो जाएगा हमारा ये सभी। काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाया जाता है? तो हमारा विकल्प में आएगा मिल्टन चौक। 4 विकल्प में से मिल्टन चौक वाला ठीक हो जाएगा। तो भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो है अगर सोडा का यहाँ लिखा हुआ सोडा, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर 21, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो क्या है? भाप द्वारा पकाने से, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है 22वां, जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है? विटामिन B और C, ये जल में घुल जाते हैं। फिर देखिए नंबर 23 पे, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। 24 नंबर, शरीर की वृद्धि में सहायक है प्रोटीन। फिर 25 नंबर, रोगी का आहार होना चाहिए कैसा? सुपाच्य, एकदम पच जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है जब बहुत तेज ज्वार हो, मस्तिष्क में चढ़ जाए, तब जो है बर्फ की टोपी मस्तिष्क के ऊपर रखी जाती है। ये हमारे बहुविकल्प प्रश्न थे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहनों, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 10 क्वेश्चन 20 अंकों के हो जाएंगे। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। देखिए नंबर 1 है, तापक्रम चार्ट बनाने से क्या लाभ है? उत्तर देखेंगे। तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी के अनुसार दवा में परिवर्तन किया जाता है, ये इसका लाभ होता है चार्ट का। फिर देखिए, रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं? रिंग कुशन रोगी के लिए कब प्रयोग करते हैं? तो उत्तर देखिए, रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव, जब बेड पे पड़ा हो और उसके जो है कमर में घाव हो जाते हैं, उसे कहते हैं सैया घाव की दशा में करते हैं। घाव वाले स्थान पर हवा भरकर रिंग कुशन रखते हैं, इससे घाव को बिस्तर की रगड़ नहीं लगती तथा वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती है? एक तो हम नेचुरल सांस ले रहे और एक जो सांस दिलाई जाती है उसे कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अच्छा, जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली श्वसन क्रियाओं को प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। प्राकृतिक श्वसन अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में बाहरी उपायों से श्वसन क्रिया संपन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। एक तो हम अपने आप सांस आ रहा जब नहीं आती तो बाह्य तरीकों से उसे जो है सांस दी जाती है, उसे कृत्रिम श्वास कहते हैं। नंबर 4, श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र के एक तो नासिका यानी कि नाक, श्वास नली तथा फेफड़े, ये तीनों हैं। नंबर 5 पे देखिए, मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति ऑक्सीकरण द्वारा होती है तथा ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ये उसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? चोट लगने के तुरंत बाद
सर्वप्रथम ना सबसे पहले जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नंबर 7 पे कब्ज के रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, यह देना चाहिए। तो कब्ज के रोगी के आहार में मुख्यतः अधिक रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए, जैसे संपूर्ण अनाज यानी कि मोटे जितने भी अनाज है वो सब मिला करके, छिलका युक्त दालें, सब्जियां तथा फल ये देने चाहिए उसको। नंबर 8 पे है खाद्य सामग्री को क्यों पकाया जाता है। तो उत्तर है खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं रोगाणु युक्त बनाने हेतु पकाया जाता है। नंबर 9 पे देखते हैं भूनने और सेंकने में क्या अंतर है। भूनते समय वस्तु आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है। तो उत्तर है वस्त्र की ड्राफ्टिंग से पूर्व ड्राफ्टिंग की जाती है। वस्त्र की कटाई से पूर्व ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग करके वस्त्र बनाने से वस्त्र सही नाप का बनता है तथा उसका नमूना सही बनता है। इससे कपड़ा भी व्यर्थ नहीं जाता यानी बेकार नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है वस्त्रों की सिलाई कितने प्रकार से की जाती है। हाथ की सिलाई के किन्हीं 4 टांकों के नाम लिखिए। तो वस्त्रों की सिलाई 2 प्रकार से की जाती है, अर्थात मशीन से सिलाई तथा हाथ से सिलाई। ठीक है, हाथ की सिलाई के मुख्य टांके हैं कच्चे व सादे टांके, कागज के टांके, नेपची टांके, बखिया, तुरपाई इत्यादि। अगला देखिए दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। देखिए इधर तपेदिक, काली खांसी, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि। फिर आगे देखें किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। चेचक, तपेदिक, हैजा तथा मियादी बुखार। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो फैलने वाले लोग उन संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति या प्राणी से दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है, ऑक्सीकरण करते हैं तथा वायु प्रदूषण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। जिस वर्ल्ड के अनुसार पर्यावरण वह कुछ भी है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यह जिस वर्ल्ड की परिभाषा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे जल द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से फैलते जल द्वारा, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस आदि इनके द्वारा ही फैलते हैं। तो बचत के लाभ, तो बचत के लाभ है बच्चों के विवाह में सहायता, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, ऑक्सीकरण आकस्मिक व्यय को पूरा करना। नंबर 1 तो बच्चों के विवाह में सहायता, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, आकस्मिक व्ययों को पूरा करना। फिर नंबर 4 है आरामदायक वस्तुओं की पूर्ति में सहायक। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर भी लिख रहा हूँ मैं, कुछ महत्वपूर्ण है ये और जो मैंने पहली वीडियो में भेज रखा है और आपको पेपर भी पढ़ के बता रखा है, कुछ आप उसमें से तैयारी कर लेना। देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक बुक से आप क्या समझती है, विवरण दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाताधारी द्वारा मांगने पर बैंक उसे चेक बुक की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए खाताधारी को अपने खाते में सदैव एक निश्चित धन राशि रखनी पड़ती है। चेक बुक में चेकों की संख्या 10 अथवा 25 अथवा 50 तक होती है। चेक बुक लेते समय इसके कुल चेकों को भली प्रकार गिन लेना चाहिए। चेक बुक को सदैव सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चेक द्वारा धन निकालते समय चेक पर निकाले जाने वाली धनराशि, दिनांक व प्राप्तकर्ता का नाम भरकर खाताधारी को नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब इस भरे हुए चेक को प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारी हस्ताक्षर का मिलान करता है। हस्ताक्षर पर चेक प्रस्तुत करने वाले को चेक में लिखी गई धनराशि का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से चेकबुक से जो है हमने इसके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं मानव जीवन के लिए जल के कार्यों एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। उत्तर है वायु के समान जीवन के लिए जल भी आवश्यक है। जैसे हमारे जो वायु है उसी प्रकार से जल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुपक्षीय उपयोग एवं महत्व है। जल के प्रमुख उपयोग महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1
पीने के लिए जल सबसे पहले पीने के लिए काम आता है। हमारे शरीर का 70 से 75% भाग काहे से बना है? जल से बना है। अतः जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग पीने के लिए किया जाता है। और भी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए आता है, नहाने के लिए और आदि कपड़े धोने के लिए वगैरह। देखिए नंबर 2 है आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं। मानव शरीर की लगभग सभी जैविक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व जल ही है। उदाहरण के लिए पाचन क्रिया का मूल आधार जल ही है। जल के बिना जो है पाचन क्रिया रुक जाएगी। नंबर 3 है रक्त संचार व्यवस्था। हमारे रक्त का अधिकांश भाग जल होता है, जो कि रक्त की तरलता का मूल आधार है। तरल अवस्था में ही रक्त शरीर की धमनियों एवं शिराओं में संचार करता है। नंबर 4 है शारीरिक स्वच्छता। जल शारीरिक स्वच्छता का एक प्रमुख साधन है। नियमित रूप से किया गया स्नान हमारी त्वचा को स्वच्छ एवं यथासंभव रोग मुक्त बनाए रखता है। शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला बनाए रखने में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान है। उपयुक्त शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त जल हर प्रकार की सफाई, फसलों की सिंचाई तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोगी एवं अति आवश्यक होता है। देखिए घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने के लाभ लिखिए। उत्तर देखते हैं। घर पर सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। दर्जी बहुधा वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं। दर्जी अपेक्षाकृत कपड़ा भी अधिक लेते हैं। घर पर वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप से बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बचे हुए टुकड़ों का उपयोग छोटे बच्चों के कपड़े, थैले, नैपकिन्स आदि में बनाने में किया जा सकता है। घर में सिलाई करके धन की बचत भी होती है। आज के युग में हर कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जी के पास दौड़ना धन का अपव्यय और समय नष्ट करना है। घर में कपड़ा सिलने से गृहिणियां अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन का कपड़ा सिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अपने परिवारजनों तथा स्नेहीजनों के लिए अपने हाथों से वेशभूषा तैयार करने से एक विशेष प्रकार का भावात्मक संतोष तथा प्रसन्नता की भी अनुभूति होती है। महिलाओं द्वारा कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने पर वे इसे लघु उद्योग के रूप में भी अपना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर निम्नलिखित है। ये हड्डी के टूट के और ये मोच के कारण होते हैं। देखिए नंबर 1, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, तो मोच जो है हड्डियों की संधि विशेषकर पूर्ण चल संधियों में होती है। नंबर 2, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। देखिए यह संधि खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। नंबर 3, हड्डी टूटने पर सामान्य रूप से संबंधित अंग का रंग नहीं बदलता। नंबर 3 है, जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला अथवा काला हो जाता है। नंबर 4, हड्डी में दरार पड़ने या टूटने को हड्डी टूट कहते हैं। नंबर 4 देखिए, मोच में संधि स्थल पर हड्डियों का बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों में खिंचावाने अथवा उनके टूट जाने को मोच कहते हैं। नंबर 5 है, सामान्य रूप से जिस अंग की हड्डी टूटती है वह अंग अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं रहता तथा कुछ लटक जाता है। फिर देखिए मोच आने पर संबंधित अंग अपनी स्वाभाविक दशा में ही रहता है। फिर देखिए नंबर 6, हड्डी टूटने पर कभी कभी चरमराहट होती है। नंबर 6 देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की चरमराहट नहीं होती। तो ये हड्डी की टूट और ये है इधर है मोच की। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रकार से इसको कर लेंगे। बहनों, मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक वीडियो आपके पास पहले भी भेज दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड से इसको शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।